हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जनवरी के 3 हफ्तों का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 21 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में हैं। आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके पिछले हमारे वीडियोज थे वहां पर हम लोगों ने 57 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, और आज के इस वीडियो में हम लोग 58वें क्वेश्चन से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनवरी का करंट अफेयर्स का भी कुछ पार्ट पेंडिंग रह रहा है, उसको भी बहुत ही जल्दी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और फरवरी का हम लोग पैरेलली सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। फरवरी में भी कुछ भी पेंडिंग नहीं चल रहा है। जैसे ही फरवरी हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट होगा हम लोग फरवरी का भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लेंगे। तो जनवरी का जो पेंडिंग है आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, और करंट अफेयर्स वाला भी जो पेंडिंग रह रहा है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना होता है। ठीक है, सीधे चीजों से हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आएगा। जितनी देर में मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करनी है। ठीक है, मुरारी बापू की कथा की तरीके से ऐसे मत सुन के चले जाइएगा कि सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो आप लोग, चाहे आंसर सही हो या गलत। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए क्रेडिट कार्ड नेम्ड औरा हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। औरा नामक एक क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अपने कस्टमर्स को हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक ने औरा नाम से जो है औरा नामक एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, और एक्सिस बैंक जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में होगा, मुंबई महाराष्ट्र में एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी जी जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और टैगलाइन का अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और जो भी बैंक दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विसेज फॉर इट्स कस्टमर्स। किस भुगतान बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट सेवा शुरू करने के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के साथ में भागीदारी की है, पार्टनरशिप किया हुआ है? पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अपने कस्टमर्स को फिक्स्ड डिपॉजिट की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, और पेटीएम जो पेमेंट बैंक है ये इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर पहले से ही एफडी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ही मिलकर जो है एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विसेज का मतलब एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इससे पहले यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से पहले भी जो है पेटीएम पेमेंट बैंक ने इंडसइंड बैंक के साथ में मिलकर एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो इंडसइंड बैंक के साथ में और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों के साथ में मिलकर एफडी सर्विसेज जो है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप अब हो जाने के बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बन गया है जो कि मल्टी पार्टनर एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मल्टी पार्टनर एफडी सर्विसेज का मतलब हो जाएगा कि कई सारे पार्टनर के साथ में मिलकर, कई सारे बैंकों के साथ में मिलकर एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बन गया है जो कि मल्टी पार्टनर एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो पेटीएम है अब वो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बन गया है जो कि मल्टी पार्टनर एफडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो है नवी मुंबई में हो जाएगा। नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो ए बैंक ऑफ स्माइल्स, फिर से सुन लीजिए आप लोग, ए बैंक ऑफ स्माइल्स, ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो भास्कर बाबू रामचंद्रन जो हैं वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए। पिछले वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो लगातार हर बार ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आती हैं आपको ये बताया जा रहा है, तो अभी तक आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Which organization has recently got approval from SEBI to acquire the wholesale, retail, warehouse and logistic businesses from Future Group? हाल ही में किस संगठन को फ्यूचर ग्रुप से थोक, खुदरा, गोदाम और रसद व्यवसायों के अधिग्रहण के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है? इसमें ये पूछा गया है कि फ्यूचर ग्रुप का जो होलसेल बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस है, जो वेयर हाउस बिजनेस है, जो लॉजिस्टिक बिजनेस है, उसको फ्यूचर ग्रुप से एक्वायर करने के लिए सेबी से किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है अभी हाल ही में? ये इसमें पूछा गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सेबी ने अभी हाल ही में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बीच में एक डील को मंजूरी दे दी है और इस डील के बाद में अब जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स है ये फ्यूचर ग्रुप से उसका रिटेल, लॉजिस्टिक, होलसेल और जो भी दूसरे बिजनेसेस हैं, वेयर हाउस, वो सारी चीज़ें जो है वो एक्वायर कर लेगा, वो उसको जो है खरीद लेगा। और कितने में खरीद लेगा? अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो 24,713 करोड़, 24,713 करोड़ रुपए में ये डील जो है जाकर फाइनल हुई है। आगे बढ़ते हैं। An article named Small Finance Banks Balancing Financial Inclusion and Viability has launched by which organization? Small Finance Bank Balancing Financial Inclusion and Viability नामक एक लेख किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में ये आर्टिकल जो है ये पब्लिश किया हुआ है अपने मंथली बुलेटिन के रूप में। अपने मंथली बुलेटिन में जो है ये आर्टिकल जो है आरबीआई के द्वारा अभी पब्लिश किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 2017 से लेकर 2020 के दौरान, ठीक है, 2017 से लेकर 2020 के दौरान स्मॉल फाइनेंस बैंक का एसेट जो है वो लगभग 150% एनुअली ग्रो हुआ है। कितना? 150%, ठीक ना, 150% एनुअली ग्रो हुआ है। किस ड्यूरेशन में? किसका? 2017 से 2020 के दौरान स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एसएफबीज का जो एसेट है वो 150% एनुअली, वार्षिक रूप से, सालाना जो है 150% ग्रो हुआ है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस रिपोर्ट में, इस बुलेटिन में, इस आर्टिकल में क्या बताया गया, जो जरूरी था वो आप लोगों को बताया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, which bank has executed 2 interbank short-term money market deals with pricing linked to secured overnight financing rate SOFR? ये SOFR का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी स्केल 2 के पेपर में और एसबीआई का जो पेपर हुआ था वहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि एस का मतलब क्या होगा, या ओ का मतलब क्या होगा, एफ का मतलब क्या होगा, आर का मतलब। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी है इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि SOFR में ओ का मतलब क्या होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ओवरनाइट, एफ का मतलब फिनेंसिंग, आर का मतलब रेट, एस का मतलब सिक्योर्ड। तो ये थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर आप लोग दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अभी आप लोग जो पिछले, जो अभी आरबीआई वगैरह, उसका एसबीआई वगैरह का जो एग्जाम हुआ है या स्केल 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा थॉरोली चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब अगर हम समझें तो इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक ने सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट SOFR से जुड़े मूल्य निर्धारण के साथ 2 इंटरबैंक अल्पकालिक मुद्रा बाजार सौदों को निष्पादित किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। हिंदी टफ लगे तो इंग्लिश आप लोग रेफर करिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। एसबीआई अपनी हांगकांग स्थित ब्रांच से, ठीक है, कहाँ से? हांगकांग में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एसबीआई ने अभी अपनी हांगकांग स्थित ब्रांच के माध्यम से 2 इंटरबैंक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट डील को एग्जीक्यूट किया है। एसबीआई पहली मेजर बैंक है जिसने ISDA 2020 IBOR फॉल बैक प्रोटोकॉल साइन भी किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये SOFR है ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये क्या है? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, बहुत एक्सटेंड नहीं करेंगे, मोटा मोटा ओवरव्यू लेंगे। तो ये एक प्रकार का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसे बैंकें जो हैं डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स और लोन्स के लिए जो है यूज़ करती हैं। और ये जो SOFR है ये दिसंबर 2021 तक, ये जो है कब मैं डेट लिख रहा हूँ, ठीक है, दिसंबर 2021, ये जो SOFR है यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये दिसंबर 2021 तक USD लिबोर से जो है इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। किससे? USD लिबोर, LIBOR,
ठीक ना। क्या होता है ये लिबोर का मतलब क्या हो जाएगा, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये लिबोर का मतलब हो जाए होगा। तो इसको जो है अभी SOFR को जो है इससे अभी रिप्लेस कर दिया जाएगा, USD लिबोर से दिसंबर 2021 तक इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड अथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक फ्रॉम 3000 करोड़ रुपीज टू हाउ मच अमाउंट। भारत सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी को 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल है उसे 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 10,000 करोड़ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। 10,000 करोड़ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड सिंध बैंक की अथोराइज्ड कैपिटल को 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है, ठीक है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड सिंध बैंक में 5500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाली है, ठीक है। कितना, 5500 करोड़ रुपए, 5500 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक में इन्फ्यूज करने वाली है, उनको देने वाली है। और किसके तहत देगी, किसके द्वारा देगी, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक को 5500 करोड़ रुपए जो है ये देने जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। 3000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है अथोराइज्ड शेयर कैपिटल पंजाब एंड सिंध बैंक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे, ये आप लोगों के हवाले है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। आगे अगला क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं। Which bank has partnered with Greyquest to enhance access to quality education in India? किस बैंक ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए ग्रेक्वेस्ट के साथ में भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा SBM बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए SBM बैंक इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन को इंडिया में इन्हेंस करने के लिए, इंडिया में बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी एजुकेशन को इन दोनों ने जो है पार्टनरशिप किया हुआ है। किसने किसने, ग्रेक्वेस्ट ने और SBM बैंक इंडिया ने, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। और इस पार्टनरशिप के बाद में जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों की जो एनुअल फीस होती है, जो बल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट फीस के रूप में देना होता है, उसे ग्रेक्वेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में दे पाएंगे। किसके थ्रू, ग्रेक्वेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में जो फीस देनी होती है, जो बल्क में एक साथ बहुत ज़्यादा फीस देनी होती है, उसको क्या करेंगे कि ग्रेक्वेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट के रूप में दे देंगे, जिससे कि उन पर कोई बर्डन नहीं आएगा कि एक साथ इतना ज़्यादा मतलब फीस वगैरह भरनी है, ठीक है। पेपरलेस तरीके से ग्रेक्वेस्ट प्लेटफॉर्म पर साइन इन करके ये सब कुछ आसानी से किया जाता है। SBM बैंक इंडिया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो SBM बैंक इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सिद्धार्थ रथ जो है वो SBM बैंक इंडिया के जो है वो MD और CEO हो जाएंगे। बाकी और सभी बैंकों का हेडक्वार्टर ये तो पता ही होगा आप लोगों को, मैं बार बार पूछता हूँ तो आपको पता हो ही गया होगा अब तक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI has fined 2 crore rupees to which bank for delaying in reporting of frauds? RBI ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए किस बैंक को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फ्रॉड रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने में देरी करने की वजह से ये फाइन जो है RBI के द्वारा 2 करोड़ रुपए का फाइन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा बैंक पर लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। Which payment bank has recently launched a safe pay payment gateway to make secured digital transactions? सुरक्षित डिजिटल लेन देन करने के लिए हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने सेफ पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखना। इसमें पूछा गया है कि सिक्योर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए सेफ पे पेमेंट गेटवे किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। UPI या फिर नेट बैंकिंग से होने वाले ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे नाम से जो है एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया हुआ है। और ये पेमेंट गेटवे जो है फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कुछ चार्जेस वगैरह किसी को नहीं देना है, ठीक है। अब एयरटेल पेमेंट गेटवे का हेडक्वार्टर मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ठीक है।
लगातार हर बार आप लोगों के बताया जा रहा है, तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग कमेंट कर बताएं। कमेंट ना भी करें तो आप लोगों को याद होना चाहिए, रिवीजन करते चलो आप लोग। फिनो पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा। तो ये आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ में ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार करते रहा करो। मैं बार बार बताता हूँ अपने हर क्वेश्चन में कि जब भी आप लोग कोई करंट अफेयर्स डिस्कस करो, जब भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करो, तो उसको सिर्फ इस तरीके से मत डिस्कस किया करो कि बस वो एक ही क्वेश्चन है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग, खुद से भी क्वेश्चन बनाना सीखो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये आपके दिमाग में अगर चलता रहेगा तो करंट अफेयर्स आप लोगों को बहुत जल्दी से, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जल्दी से याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी और जल्दी भूलेगी नहीं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक आया, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, 15 दिन आप लोग करके देखो, ऐसी चीजें आप लोगों को याद रहने लगेंगी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इसके एमडी और सीईओ कौन होंगे, अभी कौन सी योजनाएं लॉन्च की, कौन सी स्कीम लॉन्च की, थोड़ा थोड़ा दिमाग पर हल्का हल्का से स्ट्रेस दोगे तो चीजें याद रहने लग जाएंगी, फिर बाद में आप लोगों को बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। बाकी इनका सबका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं पता है तो पता करो, पता करना जरूरी है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें शक्तिमान टाइप की हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन भी सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए डिस्कशन पेपर ऑन रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज, ए स्केल बेस्ड अप्रोच हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन द्वारा एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा एक स्केल आधारित दृष्टिकोण पर चर्चा पत्र जारी किया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि एक डिस्कशन पेपर जो है वो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज ए स्केल बेस्ड अप्रोच पर जो है एक डिस्कशन पेपर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है, इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ समझते हैं इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा डीप में जाकर इसको समझेंगे। स्केल 2 के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो थोड़ा सा समझते हैं आप इसके बारे में हम लोग यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या हुआ है कि एनबीएफसीज के लिए भी रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो आरबीआई ने अभी हाल ही में एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया। एनबीएफसीज के लिए रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर आरबीआई ने अभी हाल ही में एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है, जिसमें एनबीएफसीज के 4 लेयर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क की बात की गई है, ठीक है ना। कितने? 4 लेयर्ड, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 लेयर रहने वाली हैं एनबीएफसीज की। अब वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा भी आगे पढ़ेंगे, हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो जो ये डिस्कशन पेपर रिलीज किया गया है, इसमें एनबीएफसीज के 4 लेयर्ड रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क की बात कही गई है। टॉप 30, ठीक है ना, टॉप 30 एनबीएफसीज के लिए बैंक की तरह से ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की बात की गई है। और इस डिस्कशन पेपर पर आरबीआई ने एनबीएफसी से और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे 1 महीने के भीतर उनके सुझाव, उनके कमेंट, उनके विचार ये देने को कहा है, ठीक है। आरबीआई ने बोला है कि इस डिस्कशन पेपर पर जो दूसरे एनबीएफसीज हैं, जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने विचार बताएं कि क्या ये सही है या इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, या कुछ भी जो है अपने कॉमेंट जो है इस डिस्कशन पेपर पर आरबीआई के द्वारा 1 महीने के भीतर में मंगाया गया, ठीक है। और इस नए फ्रेमवर्क में एनबीएफसी की 4 अलग अलग लेयर्स की एनबीएफसीज को 4 अलग अलग लेयर्स में उनकी ग्रुपिंग की गई है, ठीक है। पिरामिड फॉर्म में ये ग्रुपिंग की गई है। थोड़ा सा मैं समझते हैं इसको, थोड़ा सा बनाते हैं, ये पिरामिड वगैरह बनाकर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो चीज़ें थोड़ा आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। पिरामिड फॉर्म में 4 अलग अलग लेयर बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो पहली लेयर होगी ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस लेयर, ये है बेस लेयर। दूसरे नंबर पर जो ये है इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर, ठीक है ना, इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। तीसरे नंबर पर जो है ये इसको बोलेंगे अपर लेयर, ठीक है। और ये जो चौथे नंबर पर है इसको बोलेंगे टॉप लेयर, टीएल, ठीक है ना। टॉप लेयर, अपर लेयर, मिडिल लेयर और बेस लेयर। बेस लेयर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे कम रेगुलेटरी इंटरवेंशन होगा, ठीक है। इन्हें नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जो हैं वो बेस लेयर में आएंगे, इसके अंडर आएंगे, ठीक है ना। 1000 करोड़ रुपए तक की एसेट साइज वाली एनबीएफसीज को इसके अंडर रखा जाएगा, ठीक है ना। 1000 करोड़ रुपए की एसेट वाली जो एनबीएफसीज होंगी उनको बेस लेयर में रखा जाएगा। और अगर हम लोग मिडिल लेयर की बात करें, तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आएंगी इसके अंडर, ठीक है ना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स,
कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सब जो है वो इसके अंडर आएंगी। इन एनबीएफसीज के पास में इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस पर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी भी होनी चाहिए, जो कि मिडिल लेयर में आएंगी, ठीक है ना। इनके पास में अपना खुद का इंडिपेंडेंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपर लेयर की। अगर अपर लेयर की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है इसमें सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट एनबीएफसीज आएंगी। इसमें इस कैटेगरी के एनबीएफसीज के लिए बैंक की तरह ही एक अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। लगभग 25 से 30 एनबीएफसीज इस लेयर में आएंगे। 30 से ज़्यादा एनबीएफसीज बिल्कुल भी इस लेयर में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें टॉप लेयर की क्या थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं अभी अपर लेयर की ही, ठीक है। तो अपर लेयर के जो एनबीएफसीज होंगे उनके लिए 9% का कॉमन इक्विटी टायर 1 इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। कितने का? 9% का, ठीक है ना। अपर लेयर के जो एनबीएफसीज होंगे इनके लिए 9% का कॉमन इक्विटी टायर 1 इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि रेगुलेटरी कैपिटल को और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके इस लेयर में आने वाले एनबीएफसीज के लिए। अब बात करेंगे हम लोग टॉप लेयर की। टॉप लेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है इस पिरामिड का जो टॉप लेयर है ये हमेशा खाली रहेगा जब तक कि आरबीआई किसी स्पेसिफिक एनबीएफसीज को इस लेयर में नहीं डालता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये खाली रहेगा। अगर कोई स्पेसिफिक एनबीएफसी होगी जिसको आरबीआई को लगेगा कि टॉप लेयर में डालना चाहिए तो वहाँ पर जो है इसको डाला जाएगा और इस पर सुपरवाइजरी एक्शन जो होगा इस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी डीप में जाकर इन डेप्थ चीज़ों को समझा। ये लेयर आप लोग ध्यान रखिएगा, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने लेयर में जो है ये नए फ्रेमवर्क के तहत में एनबीएफसीज को कितने लेयर में ग्रुपिंग किया जाएगा। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 4 लेयर में इसकी ग्रुपिंग की जा रही है। बेस लेयर की कैपिटल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 9% जो है ये, मतलब ये 9% का जो कॉमन इक्विटी टायर 1 इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो हो सकती है तो आप लोगों को बताई गई। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा पीछे करके इस वीडियो को आप लोग समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। बाकी हेडक्वार्टर वगैरह तो फिर आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बार बार मैं याद दिलाता रहूँगा आप लोगों को और आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन के साथ साथ मैं पहले बताता भी था, जहाँ जरूरी समझूंगा मैं बताऊंगा भी, लेकिन मैं टाइम टू टाइम आप लोगों से पूछता भी रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग भी रिवाइज करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the MD of सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड? सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और राजीव लोचन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राजीव लोचन इसका आंसर हो जाएगा। और राजीव जी ने जो है टीटी श्रीनिवास राघवन जी को सक्सीड किया है इन्होंने, जो कि 31 मार्च 2021 को रिटायर हो रहे हैं। ऑप्शन में ये भी देखिए दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में टीटी श्रीनिवास राघवन जी भी दिए गए हैं। तो ये राजीव लोचन जी जो हैं वो टीटी श्रीनिवास राघवन जी को रिप्लेस करेंगे और ये 31 मार्च को, ठीक है, राघवन जी जो हैं 31 मार्च 2021 को रिटायर हो रहे हैं। और राघवन जी का कार्यकाल जो है वो इनका 31 मार्च 2021 को राघवन जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और राजीव लोचन जी का जो कार्यकाल होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इनका टेन्योर जो है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव लोचन। नेक्स्ट देखते हैं। To provide all the access to union budget information to the stakeholders, union budget mobile app was launched by which union minister? ठीक है, हितधारकों तक केंद्रीय बजट की सभी सूचना पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें ये पूछा गया है कि यूनियन बजट मोबाइल ऐप किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे कि यूनियन बजट की सभी इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाई जा सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर है फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है। स्टेक होल्डर्स तक यूनियन बजट की सभी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूनियन फिनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में ये बजट जो है अभी मतलब ये पेश किया गया, जो बजट संसद में प्रस्तुत किया गया, ये इंडियन हिस्ट्री का ये पहला पेपरलेस बजट है। पेपरलेस तरीके से ये बजट जो है वो संसद में पेश किया गया, ठीक है। और ये ऐप जो है ये बनाया गया है, ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा ये ऐप जो है ये डेवलप किया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को ये ऐप जो है सपोर्ट करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि सखा ऐप हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी? कृषि सखा ऐप किस बीमा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर सी
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स के लिए, भारतीय किसानों के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कृषि सखा नाम से एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिसके माध्यम से किसानों को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और इसके माध्यम से किसानों को बेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स भी बताई जाएंगी, ठीक है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सके, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और इसी ऐप के माध्यम से, यानी कि कृषि सखा ऐप के माध्यम से ही जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को भी एक्सेस किया जा सकेगा। जो किसान होंगे, जो फार्मर होंगे, इसी ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को भी एक्सेस कर सकेंगे, जहां पर उनको क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के बाद में अगर हम लोग बात करें तो ये ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भारतीय इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, भारतीय इंटरप्राइजेस और एक्सा ग्रुप का, ठीक है ना, एक्सा ग्रुप का, भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा ग्रुप का ये ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें भारतीय इंटरप्राइजेज का 51% शेयर है और एक्सा ग्रुप का 49% शेयर है, ठीक है ना, 49% शेयर है इसका। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संजीव श्रीनिवासन जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुरक्षा का नया नजरिया, ये जो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और भी जो इंश्योरेंस कंपनियां दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताओगे, इनका हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। As per the RBI's data, overseas investment by Indian companies has fallen down by what % in December 2020, ठीक है ना। RBI की आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कि इंडियन कंपनीज का जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, भारतीय कंपनियां जो विदेशों में इन्वेस्ट करती हैं, उसमें दिसंबर 2020 में कितनी कमी आई है, कितने की गिरावट आई है, ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर है 42% इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 42% इसका आंसर हो जाएगा। RBI के लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारतीय कंपनियों के द्वारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 में 42% तक की गिरावट आई है। ये जो कंपैरेटिवली देखा गया है, एक साल के बीच में देखा गया है, अकेले दिसंबर में ही नहीं, मतलब कि दिसंबर 2019 में कितना था, दिसंबर 2019 में कितना था और दिसंबर 2020 में कितना है, यानी कि दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 में 42% की गिरावट आई है। और कितना हो गया है, तो दिसंबर 2019 में ये कितना था, 2.51 बिलियन USD था, और दिसंबर 2020 में कितना हो गया, घटकर 42% घटकर दिसंबर में ये 1.45 बिलियन USD हो गया, ठीक है ना, 1.45 बिलियन USD हो गया ये घटकर। मेजर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा, ONGC विदेश लिमिटेड जो है इसमें टॉप पर है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में। इसने सबसे ज़्यादा, ONGC विदेश लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा 131.85 मिलियन USD जो है वो इन्वेस्ट किया है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 42%, ठीक है। दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 में भारतीय कंपनियों के द्वारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में 42% की कमी आई है, ठीक है। और इसका डाटा भी आप लोगों को दे दिया गया है कि कितना पहले था और कितनी कम होकर हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which edition of the booklet has been released by the RBI on payment systems recently? हाल ही में RBI द्वारा भुगतान प्रणाली पर बुकलेट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड बुकलेट, थर्ड एडिशन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी थर्ड एडिशन इसका हो जाएगा। तीसरी बुकलेट जारी की गई थी, ठीक है। पेमेंट सिस्टम पर अभी RBI ने जो है अपनी तीसरी बुकलेट जारी की है हाल ही में। किस नाम से जारी की है ये बुकलेट, इसका टाइटल क्या है बुकलेट का, जो तीसरी बुकलेट पेमेंट सिस्टम पर RBI के द्वारा जारी की गई है उसका टाइटल क्या है, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टाइटल इसका क्या हो जाएगा, इसका टाइटल है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, जर्नी इन द सेकेंड डिकेड ऑफ द मिलेनियम 2010 to 20, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि इसकी जो पेड PDF होगी, पेड PDF हम इसकी अभी PDF वगैरह जो है सारी कुछ पेड हो गई हैं। बहुत ही जल्दी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जैसे वो कंप्लीट होगा आपको अपनी वेबसाइट पर ये सारी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिर भी वीडियोज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, वीडियोज़ को पेड नहीं किया जाएगा अभी, तो वीडियो आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा।
तो ये सुनिए आप लोग किस टाइटल से जो है ये बुकलेट जारी की गई है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, जर्नी इन द सेकंड डिकेड ऑफ द मिलेनियम 2010 to 20। ठीक, ये इसका इस नाम से ये बुकलेट जारी की गई है और ये तीसरी बुकलेट जारी की गई है। तो इसका मतलब कि पहली दो बुकलेट कब जारी की गई ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। अगर ये तीसरी बुकलेट जारी की गई है तो पहली और दूसरी ये दोनों बुकलेटें कब जारी की गई। तो पहली बुकलेट जो जारी की गई है वो 1998 में जारी की गई थी और दूसरी बुकलेट जो जारी की गई वो 2008 में जारी की गई थी और ये तीसरी बुकलेट जो जारी की गई ये अभी हाल ही में जारी की गई आरबीआई के द्वारा। ठीक, आरबीआई के द्वारा ये हाल ही में भी जारी की गई। ठीक, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जितना इसमें हो सकता था ये आप लोगों को बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली व्हिच बैंक हैज एंटर्ड इनटू द क्रेडिट कार्ड बिजनेस, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश किया है, किस बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस स्टार्ट किया है ये इसमें पूछा गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ जानना है नहीं। हेडक्वार्टर वगैरह आप लोगों को पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगला देखते हैं। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स प्रोजेक्शन व्हाट विल बी द इंडिया जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 20 to 21। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी क्या होगी ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। -8%, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 8% की कमी का अनुमान है, -8%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही में अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया। ठीक है, किस नाम से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हम लोग जान लेते हैं उस जो इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया आईएमएफ के द्वारा उसका टाइटल क्या है। तो उसका टाइटल है पॉलिसी सपोर्ट एंड वैक्सीन्स एक्सपेक्टेड टू लिफ्ट एक्टिविटी। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पॉलिसी सपोर्ट एंड वैक्सीन्स एक्सपेक्टेड टू लिफ्ट एक्टिविटी नाम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया हुआ है। ठीक है ना, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी -8% रहने का अनुमान है, 8% की कमी का अनुमान है और ऑप्शन नंबर बी में यही दिया गया, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। जबकि पहले यह अनुमान जो था -10.3% रहने का था, ये भी रिवाइज करके बताया गया है, ये नया अनुमान है। पहले यह अनुमान -10.3% रहने का था लेकिन अब ये -8% रहने का अनुमान है। और आईएमएफ के ही अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया की जीडीपी जो है वो +11.5% रहने का अनुमान है आईएमएफ के अनुसार। ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की और यहाँ पर पूछा गया है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के बारे में। ठीक है ना, और अभी कुछ और रेटिंग एजेंसीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि उनके अनुसार उनके हिसाब से इंडिया की जीडीपी क्या रहने का अनुमान है। ठीक है, तो अगर हम लोग फिच की बात करें, ठीक है ना, फिच के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान, ठीक है, फिच के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी -9.4% रहने का अनुमान है। क्रिसिल की अगर हम लोग बात करें, क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इंडिया की जीडीपी -7.7% रहने का अनुमान है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें फिक्की की अगर हम लोग बात करें तो फिक्की के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी जो है वो -8% रहने का अनुमान है। इसको आप लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, फिक्की और आईएमएफ का दोनों का जो है -8% ही है। तो यहाँ से ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, इसको इस तरीके से आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें इन सभी की हेडक्वार्टर्स की तो फिक्की का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा ये आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इनका दोनों का हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, और आईएमएफ का हेडक्वार्टर मैं बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और फिक्की का हेडक्वार्टर मैंने बताया ही, फिक्की का मैंने बता दिया। फिच और क्रिसिल ये आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ 1 crore टू व्हिच बैंक फॉर इन्वोकिंग प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय वायोलेटिंग द सेबीज इंटरिम डायरेक्शंस। ठीक है, सेबी ने किस बैंक को सेबी के अंतरिम निर्देशों का उल्लंघन करके प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश आप लोग समझ लेना, कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जो है पेनल्टी सेबी के द्वारा लगाया गया है। और ये क्यों लगाया गया है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने सेबी का जो अंतरिम निर्देश है उसका उल्लंघन करके
जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको गिरवी रखने का काम किया हुआ है, इसलिए जो है उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया है। सेबी का हेडक्वार्टर भी आप लोग बताओगे, नहीं बताओ तो पता कम से कम होना चाहिए इतना, ठीक है। सेबी का चेयरपर्सन कौन है आप लोग बताओ, और इन सभी का हेडक्वार्टर तो पता होगा, ये तो बहुत छोटी बात होगी आप लोगों के लिए, तो ये तो पता होगा ही, नहीं पता है तो पता करो, लेकिन सेबी का हेडक्वार्टर और सेबी के चेयरमैन ये आप लोग कॉमेंट कर बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, Swaminathan Janaki Raman, along with whom has jointly appointed as the MD of SBI। हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन को किसके साथ संयुक्त रूप से SBI के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामीनाथन जानकी रमन के साथ में किसको और SBI के MD के रूप में ज्वाइंटली जो है दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों लोगों को ज्वाइंटली SBI के MD के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक लोगों का नाम स्वामीनाथन जानकी रमन है, दूसरा कौन है ये इसमें पूछा गया है। तो दूसरा जो है उसका आंसर होगा इसका अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अश्विनी कुमार तिवारी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अभी हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी इन दोनों को अगले 3 सालों के लिए SBI के नए MD के रूप में अपॉइंट किया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनका टेन्योर कब तक होगा, तो 3 ईयर्स, ये आप लोगों को पता होगा, पता होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। अगले 3 सालों तक के लिए जो है ये SBI के MD के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। और करंटली अगर हम लोग बात करें तो ये लोग, अगर हम लोग बात करें पहले स्वामीनाथन जानकी रमन की, स्वामीनाथन जानकी रमन की अगर हम लोग बात करें तो करंटली जो है वो SBI में ही ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फिनेंस के रूप में ये काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन जी SBI के डिप्टी MD फिनेंस के रूप में ये वर्तमान में काम कर रहे हैं। और अगर अश्विनी कुमार तिवारी जी की अगर हम लोग बात करें तो अश्विनी कुमार तिवारी जी वर्तमान में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में काम कर रहे हैं। SBI कार्ड्स के MD और CEO के रूप में काम कर रहे हैं अश्विनी कुमार तिवारी जी। SBI कार्ड्स जो है वो SBI का ही एक सब्सिडरी है, ठीक है ना। और अगर हम लोग SBI की बात करें, SBI की अगर हम लोग बात करें तो SBI के क्या होता है कि SBI के पास में एक चेयरमैन होता है, ठीक है ना, एक चेयरमैन होता है और 4 MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं SBI के। SBI की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक चेयरमैन होगा, ठीक है ना, ये चेयरमैन है, यहाँ पर एक चेयरमैन होगा और इनके नीचे 4 MD होंगे। SBI में 4 MD होंगे, ठीक है ना, 4 MD होंगे, ये भी MD, ये भी MD, ये भी MD, 4 MD होंगे, ठीक। तो SBI का चेयरमैन भी वर्तमान में कौन है, SBI के पास SBI के चेयरमैन एक होता है, तो चेयरमैन कौन है अभी, तो दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा जी जो है वर्तमान में SBI के चेयरमैन है और इन्होंने रजनीश कुमार जी को सक्सीड किया हुआ था, ठीक है ना। और MD की अगर हम लोग बात करें तो 2 MD तो अभी हमने बताया ही, इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि स्वामीनाथन जानकी रमन को अपॉइंट किया गया है और अश्विनी कुमार तिवारी जी को, तो ये 2 MD हो गए, तो 2 प्लेस तो ये फिल हो गया। बाकी के ये 2 MD और कौन होंगे ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो बाकी के MD जो हो जाएंगे अश्विनी भाटिया और CS शेट्टी, ये दोनों ऑप्शन में भी दिया गया है, ये देखिए अश्विनी भाटिया और CS शेट्टी, ये बाकी के 2 MD हैं। तो 4 MD और एक चेयरमैन SBI में है इस समय, ये आप लोगों को बता दिया गया, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू लॉन्च दी EMI सर्विसेज व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया। EMI सेवाओं को शुरू करने के लिए किस बैंक ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, के साथ में भागीदारी किया है, ये इसमें पूछा गया है। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि EMI सर्विसेज शुरू करने के लिए HDFC बैंक और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। इस पार्टनरशिप के बाद में जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट होंगे वो HDFC बैंक के EMIs को CSC सेंटर पर कलेक्ट कर सकेंगे। मतलब कि कस्टमर्स को अब अपने ओवरड्यूज को, अपने EMIs को डिपॉजिट करने के लिए बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया की, ठीक है। तो ये जो CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, उसी के अंडर ये काम करती है। कॉमन सर्विसेज सेंटर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया का जो है गठन किया गया था, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा HDFC बैंक। अब HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ये आप लोगों को पता होगा।
और शशिधर जगदीशन जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। और शशिधर जगदीशन जी ने एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे रिप्लेस किया, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन की बात करेंगे तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently been appointed as the MD and CEO of धनलक्ष्मी बैंक? हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और जेके सिवान ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। जेके सिवान ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने जेके सिवान को अगले 3 सालों के लिए धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। तो इनका टेन्योर कितना टाइम तक रहने वाला है? 3 साल। अगले 3 साल तक जेके सिवान जी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में काम करेंगे। 1 फरवरी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। 1 फरवरी को इन्होंने धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में ज्वाइन कर लिया। और 1 फरवरी से पहले धनलक्ष्मी बैंक जो है वो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज की जा रही थी। और उस कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल था वो 31 जनवरी को खत्म हो रहा था, इसीलिए जेके सिवान जी को एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा जेके सिवान ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम लोग बात करें धनलक्ष्मी बैंक के हेडक्वार्टर की तो थिरुसूर केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज अवॉर्डेड द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2019-20? 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और श्याम श्रीनिवासन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। श्याम श्रीनिवासन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं ये। तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन जी को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फेडरल बैंक की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। जिस टाइम पर दूसरे बैंकों का एनपीए बढ़ रहा था, उनकी ग्रोथ जो है डाउन हो रही थी, उनकी ग्रोथ कम हो रही थी, उस टाइम पर भी इन्होंने फेडरल बैंक की ग्रोथ को मेंटेन करके रखा। इसीलिए इन्हें 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए श्याम श्रीनिवासन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which bank has partnered with StashFin to launch a co-branded contactless prepaid card? किस बैंक ने एक co-branded contactless prepaid card लॉन्च करने के लिए StashFin के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। SBM बैंक इंडिया ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। SBM बैंक इंडिया ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। स्टैशफिन SBM कार्ड नाम से एक कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए स्टैशफिन और SBM बैंक इंडिया इन दोनों ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है पर्सनल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तरीके से ये काम करेगा। ये जो कार्ड है स्टैशफिन SBM कार्ड, ठीक है, ये जो है पर्सनल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तरीके से काम करेगा। इसके माध्यम से कस्टमर से जो है वो 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। कितने तक का, मैं लिख दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए तक का लोन जो है कस्टमर्स को इसके माध्यम से दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा SBM बैंक इंडिया। बाकी हेडक्वार्टर वगैरह आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स FRE रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, व्हाट इज द रिवाइज्ड GDP ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020? ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी पहले संशोधित अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत की संशोधित GDP क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 4% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 4% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। NSO ने अभी हाल ही में अपना फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स रिलीज किया हुआ है, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया की रिवाइज्ड GDP जो है वो 4% हो जाएगी। 4% है, पहले यह अनुमान 4.2% का था। पहले यह अनुमान 4.2% का था, लेकिन अभी रिवाइज कर इसे 4% कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जनवरी लास्ट वीक का यानी कि 22 जनवरी से 31 जनवरी की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया। अब जनवरी महीने का कोई भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, कोई भी पेंडिंग नहीं है, सब कुछ कंप्लीट करा दिया गया है। करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट रह रहा है, जिसको मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि उसको पैरेलली हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है ना, अभी काम बहुत ज़्यादा होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी चल रहा है, ऑफिस के भी काम होते हैं और भी सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं।
थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना कर रखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, 1-2 महीने के अंदर चीज़ें एकदम नॉर्मल होंगी और सब कुछ आप लोगों को टाइमली मिलने लगेगा। हालांकि अभी भी कुछ लेट नहीं हुआ है, ठीक ना, थोड़ा इतना टाइम तो लेना पड़ता है, इतना टाइम तो वीकली अगर आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं तो इतना टाइम तो लगता ही है। और जो फरवरी का हमारा करंट अफेयर्स रह रहा है और जो फरवरी का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो रहा है, वो चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यूटी मतलब रेगुलर प्रोवाइड की जा रही है, उसमें कुछ भी डिले नहीं हो रहा है। फरवरी फर्स्ट वीक जैसे हमारा कंप्लीट होगा, 7 तारीख के बाद में 8 या 9 में आप लोगों को फरवरी फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स फरवरी फर्स्ट एंड सेकंड फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थर्ड और फोर्थ का आप लोगों को होपफुली कल तक मिल जाएगा। तो फरवरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसमें कुछ भी डिले नहीं होने वाला है। जनवरी का जो पेंडिंग है करंट अफेयर्स वाला पार्ट, वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जनवरी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों से कहनी है, एक बात आप लोगों से और कहनी है कि चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और लिटरली थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं ठीक, इतनी मेहनत कर कंटेंट बना रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जिन लोगों ने वीडियोज़ देखे हैं, जो लोग लगातार पिछले 1 सालों से हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके फीडबैक इतने अच्छे आ रहे हैं। मैं अपने फेसबुक पेज पर, मैं अपने इंस्टा पर, मैं अपने व्हाट्सअप पर लगातार स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों के काम में नहीं आने वाला है, तो आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।